हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले एटम के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्ति करते हैं। एटम क्या होता है कि ये आपका गोलाकार है, तो इसके बीच में इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके चारों साइड चक्कर लगाते रहता है, इस बात को ध्यान रखना, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन खास करके प्रमुख रूप से जो एटम के जो कण होते हैं वो कौन कौन सा होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा मुख्य रूप से। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। तो थोड़ा समझो इस बात को कि इस जो न्यूट्रॉन आपको दिख रहा है, ये आपका जो एटम दिख रहा है, और एटम का जो नाभिक दिख रहा है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि इस एटम का त्रिज्या की अगर बात करें, इसका जो रेडियस होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और एटम के जो सेंटर होता है, जो न्यूक्लियस नाभिक होता है, उसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो न्यूट्रॉन पे अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज की बात अगर करें तो, और इस पर लगभग आपका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसको न्यूट्रल कहा जाता है, उदासीन माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बोलो हाँ या नहीं। नहीं ना, चलो आगे थोड़ा समझेंगे एक चीज और। अब देखो, किसी भी एलिमेंट की अगर बात करें, कोई मैं मान लो कि मैंने एक क्या ले लिया, आपको एलिमेंट ले लिया, कोई भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी अगर लिया जाए, तो कोई भी एलिमेंट का जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा, यहाँ पर जो लिखा होगा, उसको एटॉमिक मास कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पर ये आपका जो परमाणु भार होता है, ये क्या होता है, परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार, या एटॉमिक मास जिसको कहते हैं। क्या कहता है? एटॉमिक मास। लेकिन यहीं पर ये जो है, ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। ध्यान रखना इस बात को। और ये आपका मास लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है? मास लिखा जाता है, ध्यान रखना। अगर मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पर होगा वो क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो भी 1 होता है। अगर यहीं पर हीलियम की बात करें, तो यहाँ पर अगर कितना है, एटॉमिक नंबर 2, तो इसका मास कितना होता है, 4। ठीक ना, कितना होता है, 4। तो ये 4 क्या दर्शा रहा है भाई, एटॉमिक मास दिखा रहा है। ठीक ना, समझ गया, आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर सोडियम है, कोई एलिमेंट क्या है, सोडियम, तो यहाँ पर ये 11 है, तो ये कितना है, 23। ठीक ना, 23। ये क्या दिखा रहा है भाई, ए, और ये क्या दिखा रहा है, जेड। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। अब एक चीज और तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब कभी भी किसी भी एटम की बात करेंगे हम, तो न्यूट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी और प्रोटॉन की जो संख्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो अगर जेड को हम किससे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर से। किससे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर से। और प्रोटॉन की, और उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। लेकिन अगर अगर मान लो न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे, तो ए इक्वल टू कितना होता है, n प्लस आपका p होगा। n प्लस क्या होता है, p, क्योंकि इसके सेंटर में क्या होता है, n प्लस p होता है। तो ये चीजें दिमाग में रखना कि n प्लस p क्या होता है, a होता है। a मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। अगर जैसे कि अगर मान लो कि ये सोडियम है, ये एक एलिमेंट है, और इसका जो अगर मैं बात करूं 11 और यहाँ पर 23 लिखा हुआ है,
और तुमसे पूछा जाए कि n का मान कितना होगा, E का मान कितना होगा, Z का मान कितना होगा, A का मान कितना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैं एटॉमिक, ये A मतलब एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, ये कितना है भाई 23 है, लेकिन यहीं पर Z की बात अगर हम करेंगे तो कितना होगा 11 होगा। और यही मैंने कहा Z, P और E तीनों तो सेम होता है, तो इसलिए Z इतना ही क्या होगा, P होगा, इतना ही इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर जब बात आ जाएगी क्या भाई न्यूट्रॉन कितना संख्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो A इक्वल टू कितना होता है N प्लस P होता है। तो अब A का मान कितना है भाई 23, और N का मान कितना है, इसमें N का हमको तो माने निकालना है। अब P का मान दिया हुआ है, P का मान कितना दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर N इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया बात? इसी तरीके से तुम इसमें निकाल लोगे सारे चीजें, इसमें भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा यहाँ तक तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ, नहीं ना? हाँ, लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए, सोचो Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस 11 और 23 है, अब तुम बताओ कि इसमें जो n का मान होगा, E का मान होगा, A का मान होगा और Z का मान होगा, वो कितना कितना होगा। तो देखो यहाँ पर भी Z का मान कितना होगा 11, और A का मान कितना होगा 23, तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं P की बात करूँ तो यही तो ZA तो P होगा, होगा ZP, लेकिन यहाँ पर E का मान भी सेम होगा, E का मान भी तो यही होता है, यही होता है, लेकिन E का मान यहाँ पर चेंज हो गया। क्यों हो गया वो थोड़ा समझो, क्यों चेंज हो गया। प्रोटॉन की संख्या जितनी है, परमाणु की संख्या जितनी है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये तो क्लियर हो गया भाई, कितना है 11, लेकिन जितना प्लस चार्ज होता है ना, उतना इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दिया होता है एलिमेंट, ठीक ना। तो प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज है तो मतलब सोडियम ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो भाई वैसे तो है 11, लेकिन इस पर प्लस चार्ज है तो मतलब एगो इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को जो है डोनेट किया है। तो कितना बच गया इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना 10 बच गया। कोई दिक्कत है? ए का मान इतना और एन का मान तो आराम से हम निकाल लेंगे। एन का मान तो कितना होता है ए माइनस पी, ए माइनस पी, तो ए का मान 23 माइनस कितना, ये आपका 11, तो बराबर बचा कितना 12। तो इसी प्रकार से हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए यू का, यूरेनियम 235 का, आराम से निकाल लोगे 92, और ये होता है इसका वेट 235, तो आराम से निकाल लोगे इसका सारा चीज, निकाल लोगे कि ना निकाल लोगे बताओ, यस या नो? यस ना। अगर मान लो कि ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, और इसमें दूगो जो है माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसका क्या है एटॉमिक मास है। अब तुमसे पूछा जाए तो माइनस, जब ये 2 है, अगर -2 है, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। -2 चार्ज है तो मतलब किसी से इन्होंने -2 लिया है, ठीक ना, समझ गया बात। तो इस प्रकार से इसमें तुमको अभी निकालना होगा कि N, P और E का मान कितना होगा। निकाल लोगे कि ना निकाल लोगे बताओ, यस या नो? यस ना। चले आगे बढ़े, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कैल्शियम CO3, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, निकाल, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालना होगा, ठीक है, जल्दी निकालो। H2SO4 में निकाल के दिखाओ E का मान कितना होगा, ठीक है, E का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। CO3 देखो, CO3 नेक्स्ट, CO3 इसमें -2 है, इसमें आप E का मान निकालिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये आप निकाल के दिखाओ। चलो समझ में आ गया। अब थोड़ा मैं एक अब तुमको बना के भी दिखा देता हूँ, ध्यान से समझना सभी आदमी। अब देखो CO3 उसका पावर -1, अब यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझो। यहाँ पर देखो, जो इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है, ठीक ना, कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो इसका तो समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, कितना है 6। अब प्लस भाई यहाँ पर O3 है, तो O3 मतलब क्या, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है
एटॉमिक नंबर 8 कितना होता है 8। तो 8 गुने 3 कितना 8 गुने 3 तो 8 3 24। लेकिन इसमें से दूगो इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी से लिया है। अगर माइनस चार्ज है तो लिया है तो मतलब +2 हो जाएगा ना। अब जोड़ोगे टोटल तो कितना हो जाएगा 6 और 8 3 24 2 26। तो 26 6 कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। 32 इलेक्ट्रॉन टोटल क्या हो गया CO3 का हो गया। CO3 का टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 32। ठीक ना हो जाएगा समझ में आ गया। अब देखो इसी का तुम मिला लेना कैल्शियम का। तो कैल्शियम का कितना होगा 20 और इसका कितना होता है 6 और इसका कितना O का 8 गुने 3 टोटल कितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। समझ में आ गया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो मैं आगे चलता हूँ और थोड़ा समझते चलेंगे एक एक बातों को। फटाफट हर तरह के क्वेश्चन को तुम लोग डन कर पाओगे ध्यान पूर्वक अगर समझोगे तो। ठीक है किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है समझाऊं आगे। हाँ। ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बात करूं अब मैं बात करता हूं एटम के जो ऑर्बिट की बात करेंगे। ये है न्यूक्लियस ठीक है और इसके चारों साइड जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन वो अपने एक फिक्स कक्षा में एक वृत्ताकार कक्षा में जो है वो चक्कर लगाता है। एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगाता है इसको हम क्या कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं कक्षा। वृत्ताकार पथ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो K L M N और उसके बाद O उसके बाद P उसके बाद Q यानी टोटल जो क्लास की संख्या होती है टोटल जो सेलों की संख्या होती है वो कितने हैं कक्षा भाई कक्षा कितने हैं सेल की संख्या कितनी है या इसी को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं ऑर्बिट। तो इसकी संख्या कितनी है 7 होती है। किसमें एटम के जो कक्षा होती है वो कितने होती है 7 होती है। इस बात को ध्यान में रखना ठीक ना। अगर मैं बात करूं कि इसमें पहला कक्षा ये दूसरी तीसरी चौथा पांचवा छठा और सातवां है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो ये हम समझ गए कि नाभिक के जो चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है उसको हम क्या कहते हैं कक्ष कहते हैं या उसी को हम कक्षा कहते हैं उसी को हम ऑर्बिट या सेल कहते हैं। समझ में आ गया कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो तो सबसे नजदीक नाभिक के सबसे नजदीक वाला कक्षा का नाम क्या है के। क्या है के है। इस बात को ध्यान में रखना। चलो समझ में आ गया। अब चलो एक बार ध्यान रखना कि ऊर्जा के क्रम की अगर बात करें तो देखो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा होगा भाई ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन सा होगा P के पास Q के पास किसके पास Q के पास उसके बाद P के पास उसके बाद O के पास उसके बाद N के पास उसके बाद M के पास उसके बाद। ठीक है समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा पावर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का क्रम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसके पास उसके बाद ये। ठीक है चलें। अब देखो एक चीज ध्यान रखना तो कौन सी कक्षा के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन सी कक्षा के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी बात करते हैं। तो अधिकतम किसी भी कक्षा में अधिकतम क्या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है 2n²। क्या होता है 2n²। तो अगर मैं बात करूं कि K के पास तो K के कक्षा की संख्या कितनी है 1 है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 का स्क्वायर तो 2 का 2 और K के बाद L के पास 2 तो 2 × 2 का स्क्वायर तो 2 × 4 = 8। उसके बाद KL M का निकाल लोगे N का निकाल लोगे ना। 2 × कितना 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 × 9 = 18 N के कितना होगा 4
तो 4 कक्षा हो गया, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32। तो इस तरीके से हम लोग ये बात को समझ गए कि किसी भी कक्षा के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? KLMNO यहाँ तक निकाल लोगे। ठीक है, 7 के 7 टोटल निकाल लोगे कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मतलब किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें आपका 18 होता है, इसमें 32 होता है, ठीक ना? ऐसे ही होगा। तो जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो अपने कक्षा में वृत्ताकार पथ पर वो घूमते रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ना? नाभिक के चारों ओर अगर वो अपना क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कोई भी जो है वो चेंजिंग नहीं होगी। अगर वो अपने पथ पे, गोलाकार पथ पर वो चल रहा है, तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? दूसरी बात, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाले कक्षा से दूर जाने वाली कक्षा में जाना चाहता है, अगर इससे वह दूर वाली कक्षा में वो क्या करना चाहता है, जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो ऊर्जा ग्रहण करेगी। भाई इसको पावर चाहिए ना, तब ना ये दूर जा पाएगा। इसको क्या चाहिए? ऊर्जा ग्रहण करेगी, तब जाकर के वो दूसरे में जा पाएगा। लेकिन अगर इधर वाला के पास ऊर्जा ज्यादा है, इधर वाला के पास कम है ना, तो इधर से अगर ये इधर जाना चाहेगा, इधर से इधर चाहिए, तो इसको तो ज्यादा पावर चाहिए, तब ना जा पाएगा। लेकिन इधर वाला के पास तो ज्यादा पावर है, ऊर्जा ज्यादा है, तो इधर से अगर इधर आना चाहेगा, ऐसे करने में कंडीशन क्या होगा बताओ? इसके पास इसको ग्रहण करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? कि नीचा वाला पदान में आना चाहेगा अगर, ठीक ना, Q अगर P में आना चाहेगा इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपना ऊर्जा को लॉस करना पड़ेगा, इसको त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, नहीं ना? हाँ, चलो। तो अब देखो, एक बार समझना बात को, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? मैंने क्या कहा, अगर कोई कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो अपने वृत्ताकार पथ पर वो अपना नाच रहा है, चल रहा है, अपना घूम रहा है, अब तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वह नीचे वाले यानी जो नजदीक वाले, अगर वो दूसरे वाले कक्षा में जाना चाहता है, पावर वाले में, तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा ऊर्जा, तब ना तुम जाओगे। लेकिन अगर दूर वाला अगर नजदीक वाले के पास जाना चाहता है, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में उसको अपना ऊर्जा को बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग समझेंगे थोड़ा इस पर उपकक्षा, किसके बारे में समझेंगे? उपकक्षा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो उपकक्षा क्या होता है, थोड़ा समझिए। ठीक है, उपकक्षा क्या कहेंगे? सब सेल। क्या कहेंगे? सब सेल। इसको कहते हैं उपकक्षा। क्या कहते हैं? उपकक्षा। तो उपकक्षा के बारे में अगर बात करेंगे, तो प्रत्येक सेल का, प्रत्येक जो सेल होता है, प्रत्येक सेल का क्या होता है? विभिन्न उपसेल होता है। प्रत्येक सेल का क्या होता है? विभिन्न उपसेल होता है। जैसे के की बात करें तो के, तो इसमें उपसेल की बात करते हैं तो क्या क्या होता है? एस, पी और डी और एफ होता है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2। कितनी होती है? 2। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। इसके पास जो होती है वो 10। इसके पास कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। कितना होगा? 14। अब चलो मैं इसकी उपकक्षा की बात करता हूँ। अगर के की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? के की। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितने होगी भाई? इसमें तो कक्षा नंबर 1। और अधिकतम अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 का 2। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। केवल 2 को, ठीक ना? तो के का तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो इसलिए बताओ कौन सा केवल उपकक्षा होगा इसमें? एस सेट है ना, क्योंकि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एस से केवल रहेगा। के वाला में कितना होगा? के कक्षा में उपसेल क्या होगा? इकट्ठा एस होगा। लेकिन अगर हम बात करें के के बाद एल की, तो एल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, एल में 2, तो 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 8 होगा तो बताओ तो कौन कौन होगा? एस और पी। एस और पी 2 उपकक्षा होगा, ठीक ना? होगा कि नहीं होगा? अरे मान लो कि जैसे कि
9th क्लास के बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ 9th क्लास के बच्चे, और मैं कह रहा हूँ कि आप सेक्शन ए में 40 बच्चे, सेक्शन बी में उससे ज़्यादा। तो अब बताओ कि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है वो 120 हैं। कितने हैं? 120। तो भाई 3 क्या बनेंगे? उसके उपकक्षा बनेगा, ठीक ना? उसके उपकक्षा कितने बनेंगे? सबसेट 3 गो सबसेट बनेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया बात? तो इसी प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास 8 गो, तो एस और पी उपकक्षा होगा। अगर यहीं पर बात हम करें के के बाद एल एम की बात करें, तो एम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ कितना होगा? तो हमने अभी बताया 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना? 18। कितना होगा? 18। तो बताओ कौन कौन? ये तीनों होगा ना? तो एस पी आर डी, ये तीनों इसके क्या होंगे? सबसेल होंगे। ये सारा सब चीज़ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? ठीक है, चलो, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।